बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोलॉजी विद हमजा रमजान। हमारा जो आज का टॉपिक है पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन, ये एक बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन इसके अंदर से जब एमसीक्यूज बनते हैं तो चंद एक एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जिनमें बच्चे अक्सर औक़ात कंफ्यूज होते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट दोज एमसीक्यूज। सबसे पहले हमारे पास आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इन पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहले देखिए, आप लोगों ने एक तो काम ये करना है कि इस स्लाइड को या हर एक क्वेश्चन को एक दफा रोक के खुद आंसर करने की कोशिश करनी है, देन आप लोगों ने उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो सुननी है। तो पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन के अंदर होता है क्या है? एक हमारे पास जो पायरुवेट है, अगर हम उसका एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाएं तो इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव एटम है एंड दैट कार्बन हैज 3 हाइड्रोजन एटम्स। अब सबसे पहला काम यहां पर ये होगा कि इस पायरुवेट के अंदर से ये जो एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिमूव करके इसको कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिलीज किया जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में अगर ये रिलीज हो जाता है तो देन वी विल गेट अ कोएंजाइम ए। जो कोएंजाइम ए है उसके ऊपर सल्फर का एक एटम मौजूद होता है जिसने एक बॉन्ड बनाया हुआ होता है हाइड्रोजन के साथ। दैट हाइड्रोजन इज रिलीज्ड। वो हाइड्रोजन जो है वो अटैच होता है NAD पॉजिटिव के साथ, ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू NADH। तो ये वाले दो काम होते हैं। सबसे पहला काम ये होता है कि पायरुविक एसिड से एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिमूव होगा, कोएंजाइम ए से हाइड्रोजन का जो एटम है वो रिमूव होगा। ये दोनों रिएक्ट कर रहे होंगे, NAD जो होगा वो यहां से प्रोटॉन को कैरी करके लेके जाएगा, और बाद में ये जो सल्फर का एक बॉन्ड फ्री होगा, इस कार्बन का एक बॉन्ड फ्री होगा, ये आपस में जुड़कर एक एसिटाइल कोएंजाइम ए का मॉलिक्यूल बनाएंगे जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर क्रेब्स साइकिल जो है उसे करेगा। तो which of the following steps in the pyruvic acid oxidation involves the release of carbon dioxide? जो सबसे पहला स्टेप होता है डीकार्बोक्सिलेशन। उसके नाम से आप लोगों को आइडिया हो रहा है कि डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट जो है ये होगा। फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए तो लास्ट में होगा ना। जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है ये तब होगा जब हमारे पास ये एसिटाइल ग्रुप और कोएंजाइम ए आपस में रिएक्ट करेंगे। तो इन दोनों को आपस में रिएक्ट करने के लिए पहले तैयार करना या प्रिपेयर करना जरूरी है। अगले एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। What is the first change that pyruvate undergoes before entering the Krebs cycle? तो सबसे पहला काम हम लोगों ने अभी यहाँ पे देखा था कि उसके अंदर से एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिलीज होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिलीज होता है, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के रिलीज होने को हम लोग डीकार्बोक्सिलेशन का नाम देते हैं। तो कोएंजाइम ए के साथ मिलना ये लास्ट पे होगा। इट लूजेस अ हाइड्रोजन एटम। जनरली कोएंजाइम ए का ये काम होता है, उसने हाइड्रोजन एटम को रिलीज करना है। इट अंडरगोज डीकार्बोक्सिलेशन। सी इज योर आंसर। काफी आसान है ये वाला, लेकिन चंद एक आएंगे तो इसमें थोड़े से कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज। व्हिच मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड व्हेन एसिटिक एसिड यूनाइट्स विद कोएंजाइम ए ड्यूरिंग पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन? इट इज एक्सट्रीमली स्ट्रेट फॉरवर्ड। और ये इतने आसान एमसीक्यूज भी आप लोगों को एमडीकेट में आ जाते होते हैं कि भाई एसिटिक एसिड जो कोएंजाइम ए से मिलेगा तो वो एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाएगा। During pyruvic acid oxidation, which molecule is responsible for carrying acetyl group into the Krebs cycle? जो कोएंजाइम ए होता है ये एसिटाइल ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है और एसिटाइल ग्रुप को लेके जाता है क्रेब्स साइकिल के अंदर। देखिए, जो क्रेब्स साइकिल है ये हो रही है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ग्लाइकोलाइसिस जो होती है वो साइटोप्लाज्म में होती है। ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे में पायरुवेट प्रोड्यूस होता है। पायरुवेट डायरेक्ट क्रेब्स साइकिल में नहीं जा सकता, डायरेक्ट माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जा सकता। उसको माइटोकॉन्ड्रिया में या क्रेब्स साइकिल में जाकर मजीद ऑक्सीडाइज होने के लिए जरूरी है कि वो अपनी शेप को ट्रांसफॉर्म करे, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करे एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर। तो दैट इज वाई जो पायरुविक एसिड होता है उसको एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट किया जाता है ताकि वो क्रेब्स साइकिल में जा सके। डायरेक्ट वो एंटर नहीं हो सकता। और ये वाला जो रिएक्शन है ये माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के ऊपर ही होता है। तो वी कैन एक्चुअली से कि दिस रिएक्शन इज हैपनिंग इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया, या माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर हो रहा है ये वाला रिएक्शन। How many carbons does the acetic acid molecule have after the decarboxylation of pyruvate? तो पायरुवेट के अंदर हमारे पास 3 कार्बन के एटम होते हैं। एक उनमें से रिलीज हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, तो पीछे हमारे पास 2 कार्बन के जो एटम्स होंगे वो बचेंगे, और ये इस फॉर्म में होंगे कि एक कार्बन हमारे पास जो है उसके 3 बॉन्ड बने हुए हैं, दूसरे के 4 हैं। तो ये जो कार्बन हमारे पास है ना जिसके 3 बॉन्ड बने हुए हैं, इसके ऊपर एक वैलेंसी मौजूद है। ये फिर कोएंजाइम ए के साथ रिएक्ट करता है। कोएंजाइम ए के अंदर मौजूद जो सल्फर का एटम होता है ये उसके साथ रिएक्ट करता है ताकि एसिटाइल कोएंजाइम ए बना सके।
Which coenzyme is reduced during the transfer of hydrogen atoms in pyruvic acid oxidation? बच्चों ने बगैर सोचे समझे यहां पर कोएंजाइम ए को सिलेक्ट करना है, जो कि गलत होगा। कोएंजाइम ए का काम यहां पे होता है कि उसने एसिटिक एसिड को लेके जाना है, लेकिन जो NAD पॉजिटिव है, FAD है, दे आर ऑल्सो कोएंजाइम्स है। तो NAD पॉजिटिव का ये काम होता है कि उसने हाइड्रोजन को ट्रांसफर करना है। NAD पॉजिटिव हाइड्रोजन के साथ मिलेगा, इट विल ट्रांसफॉर्म इनटू NADH। तो वी कैन एक्चुअली से NAD पॉजिटिव इज एन इलेक्ट्रॉन कैरियर और अ प्रोटॉन कैरियर। जो NAD पॉजिटिव है ये एक इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है जो एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा रहा है इलेक्ट्रॉन को, बस इसके अलावा इसका और कोई काम नहीं है, वो कैरी कर रहा है। तो उसने ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन को बेसिकली मेंटेन करना है। The decarboxylation of pyruvate results in the release of which gas? It is a no-brainer. कार्बन डाइऑक्साइड डीकार्बोक्सिलेशन जिस किसी भी चीज की हो रही होगी, आप क्रेब्स साइकिल में देखेंगे कि आइसोसिट्रेट की डीकार्बोक्सिलेशन होगी तब भी कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज होगा, अल्फा कीटो ग्लूटारेट की डीकार्बोक्सिलेशन होगी तब भी कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज होगा। तो डीकार्बोक्सिलेशन के अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप बेसिकली रिमूव हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होता है। What is the main purpose of forming acetyl coenzyme A in the process of pyruvic acid oxidation? तो we know कि भाई जो क्रेब्स साइकिल है उसमें पायरुविक एसिड डायरेक्ट एंटर नहीं हो सकता। जो पायरुविक एसिड है वो डायरेक्ट एंटर नहीं हो सकता, दैट्स व्हाई उसको एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट किया जाता है ताकि वो जाके ऑक्सैलो एसीटेट से रिएक्ट करे और क्रेब साइकिल को शुरू करे। तो टू स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी नहीं, टू एंटर क्रेब साइकिल फॉर फर्दर ऑक्सीडेशन यस, टू ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन्स टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं, वो NADH और FADH2 करेंगे। टू डायरेक्टली प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ये भी नहीं। तो बी इज योर आंसर, ताकि वो क्रेब साइकिल में जाए और उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन हो। लेकिन आप लोगों ने एक चीज नोटिस करनी है कि क्रेब साइकिल में जाकर उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन हो रही होगी, लेकिन ऑक्सीडेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं। तो ऐसा कैसे होता है? कार्बन का रिलीज होना या कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का रिलीज होना तो ऑक्सीडेशन नहीं कहलाता। ऑक्सीडेशन के अंदर तो हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे होते हैं, यहाँ पे कार्बन के रिलीज होने को भी ऑक्सीडेशन का नाम दिया जा रहा है, जो कि एक्चुअली में इट डजंट मेक एनी सेंस। तो आप लोगों को इस चीज का आइडिया होना चाहिए कि भाई ये जो डीकार्बोक्सिलेशन होती है ना, इसे हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। There are two things happening at the same time. Oxidative decarboxylation, दो चीजें एक ही टाइम पे हो रही हैं, हाइड्रोजन भी रिलीज हो रहा होगा और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी रिलीज हो रहा होगा। तो दैट इज वाई ऑक्सीडेशन भी होगी, डीकार्बोक्सिलेशन भी होगी। आइसोसिट्रेट के साथ भी ये होता है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट के साथ भी ये होता है। आइसोसिट्रेट के अंदर से हाइड्रोजन रिमूव होता है, NADH प्रोड्यूस होता है और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिलीज होता है। अल्फा कीटो ग्लूटारेट को आगे ट्रांसफॉर्म किया जाता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए के अंदर, तब भी एक हाइड्रोजन रिलीज होता है, वो NADH प्रोड्यूस करता है और एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो जाता है, वो निकल जाता है। In which cellular organelle does the formation of acetyl coenzyme A from pyruvate occur? तो भाई ये हम लोगों ने भी बात की थी, साइटोप्लाज्म में तो ग्लाइकोलाइसिस होती है, पायरुवेट बनता है। पायरुवेट को एसिटाइल कोएंजाइम ए में माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट किया जाता है ताकि वो क्रेब साइकिल में जा सके। इसका एक और प्रूफ ये होता है कि पायरुवेट से जो जो एसिटाइल कोएंजाइम ए जब प्रोड्यूस होता है, पायरुवेट से जब इसकी कन्वर्जन होती है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, तो NADH जो प्रोड्यूस होते हैं, these NADH go on to make 3 ATPs each। लेकिन ग्लाइकोलाइसिस यानी कि साइटोप्लाज्म में जो ग्लाइकोलाइसिस होती है, इसमें जो NADH प्रोड्यूस होंगे वो जाते हैं और वो 2 ATP बनाते हैं। तो अगर साइटोप्लाज्म में कोई भी NADH प्रोड्यूस होगा, वो ATP को बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा, तो उसके नतीजे में 2 ATP बनेंगे, क्योंकि एक ATP ये वाले मॉलिक्यूल खर्च करते हैं व्हाइल एंटरिंग द माइटोकॉन्ड्रिया। अगर एक NADH का मॉलिक्यूल है वो साइटोप्लाज्म में बना है, उसने माइटोकॉन्ड्रिया में जाना है, जाके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज करके ATP बनाने हैं, तो उसमें एंटर होने से पहले उसे एक ATP खर्च करना पड़ेगा। एंड पे जाके 3 ATP बनेंगे, तो जो पहले एक खर्च किया है, एंड पे 3 बने, उनमें से एक को माइनस करेंगे तो 2 ATP बच जाएंगे। तो अगर तो ये वाला काम होता साइटोप्लाज्म के अंदर,
तो यहां पर इस काम के दौरान प्रोड्यूस होने वाले NADH जो हैं वो भी 2 ATP बनाते हैं, मगर दीज NADH प्रोड्यूस 3 ATPs। तो इसका मतलब है कि ये भाई माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, तभी उन NADH के मॉलिक्यूल को कोई ATP खर्च नहीं करने पड़ रहे, वो वहीं पर 3 ATPs जो प्रोड्यूस कर रहे हैं। How many molecules of NADH are produced per molecule of pyruvate during its oxidation to acetyl coenzyme A? तो हर एक मॉलिक्यूल के लिए एक NADH प्रोड्यूस होता है। तो टोटल एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट प्रोड्यूस होंगे तो 2 NADH बनते हैं वैसे, लेकिन यहां पे इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 1 ही है। तो दैट्स इट फॉर पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन। अगर यहां तक आप लोगों में से किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन करना हो तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी बच्चों, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।